हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजनपुर कहकर एक गांव में भानु गोले वाले का गोला बहुत मशहूर होता है। वो चौक पर अपना ठेला लगाकर तरह तरह के गोले बेचा करता है। वो एक बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति होता है। गोला ले लो गोला, गर्मी में अब मिलेगी ठंडी ठंडी राहत। कई सारे स्वादिष्ट फ्लेवर्स वाला गोला, खस, काला खट्टा, ऑरेंज, आम, जलजीरा और कई फ्लेवर्स। गोला ले लो गोला, भानु गोला वाला, आइए आइए आइए। अरे वाह वाह भानु भाई साहब, इस गोले का स्वाद तो एकदम मजेदार है। एकदम से ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान से बर्फीले पहाड़ों में आ गए हैं इस बर्फ के गोले को खाकर। हाँ हाँ, इसकी चुस्की लेने का आनंद ही कुछ और है, और ऐसा आनंद सिर्फ भानु गोला वाले के गोले में ही मिल सकता है। हम तो तुम्हारे गोले के बहुत बड़े फैन हैं। भानु की बीवी का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद वो अकेले ही अपने बेटे को संभालता है और उसकी देख रेख करता है। उसके बेटे का नाम अभीर होता है। भानु बहुत शिद्दत से गोला बनाता था और बेचता था। वो गांव में इकलौता गोला बेचने वाला था। एक दिन जब वो गांव से शहर ऐसे ही सैर करने जाता है, तभी देखता है कि कई सारे लोग गोला, शरबत, खाद्य पदार्थ और बाकी बेचने वाली चीजों में मिलावट कर रहे हैं और खुद की जेब का पैसा बचा रहे हैं। ये देखकर भानु के मन में भी लालच जाग जाता है। अरे वाह, ये तो खुद का कम निवेश करके इतने पैसे कमा रहे हैं, और मैं इतनी शिद्दत से गोला बेचता हूं और कम मुनाफा ही पाता हूं। ये यहाँ के गोला और शरबत वाले तो अपने गोला में ये बनावटी रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कम खर्चा लगता है और सस्ते दाम में ही हम ग्राहकों को उल्लू बनाकर ढेरों पैसे कमा सकते हैं। भानु उन हानिकारक बनावटी रंगों को खरीदता है और वो उन्हें अपने साथ गांव ले जाता है। गांव ले आने के बाद भानु उन रंगों के रंगीन गोले बनाकर गांव में बेचने लगता है और अपने गोले बेचने का दाम पहले से भी कम कर देता है। पैसे कमाने का लालच में भानु अपनी ईमानदारी को भूल जाता है और इस गलत राह पर निकल पड़ता है। रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स वाले गोले, आइए आइए गोला खाइए, अब पहले से भी सस्ते और किफायती दाम में। अरे वाह भानु भैया, ये रंगीन गोला तो और भी टेस्टी है। आहा हा, पेट में ठंडक और जीभ पर मजेदार स्वाद। और क्या चाहिए इस भयंकर गर्मी में, हाँ? हाँ भाई साहब, एकदम सही बात कही आपने तो। अरे मुझे तो ये नारंगी और ये लाल वाला गोला दे दो भाई, और हाँ, बर्फ एकदम चूर चूर कर कर डालना, मजा आता है तभी। ठीक है जी। भानु जब घर लौटता है तब अभीर उससे कहता है, क्या पापा पूरे गांव में बांट दिया सस्ते गोले और मुझे चखने भी नहीं दिया? मैंने सुना है कि आपका नया जो स्टाइल वाला गोला है वो बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार है। जरा मैं भी तो चख कर देखूं। नहीं नहीं अबीर बेटा, तू भूल कर भी कभी वो गोला मत चखना। तुझे मेरी कसम, जिस दिन तूने वो चख लिया, समझ जाना मैं भी तेरी माँ के पास चला गया। लेकिन क्यों पापा? आप पूरे गांव में बेच रहे हो इतने सारे, इतने सस्ते दाम में इतना यमी यमी गोला, और मुझे नहीं दे रहे हो। जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा अभी। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब मैं तुझे नहीं दे सकता बेटा। जाने दो पापा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। इतना कहकर अभीर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी भानु अपने आप से कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुझे रूठना है तो रूठ जा, लेकिन तुझे मैं मेरा मिलावट वाला गोला कभी भी चखने नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें मैं हानिकारक रंगों की मिलावट करता हूं, जो सस्ते दाम में मैंने शहर से खरीद कर लाए हैं। उनके कारण तेरी तबीयत बहुत खराब होगी। यहां तक ज्यादा सेवन करने से जान भी खतरे में जा सकती है। भानु का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे पैसों के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो गांव के गरीब मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वहीं गांव में धीरे धीरे सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और सभी को एक ही बीमारी होती है, और वो होती है फूड पॉइजनिंग। पहले पहले तो किसी को भानु गोला वाले पर इतना शक नहीं होता, लेकिन उसके बेटे अभीर को उस पर शक हो जाता है
क्योंकि भानु रोज गोला अकेले एक कमरे में बनाया करता है। एक दिन भानु के उस कमरे में जाने से पहले ही अभीर उसमें चला जाता है और वो एक अलमारी के पीछे छिप जाता है। तभी वो अपने पिता भानु को थोड़ी देर बाद वहां आकर गोला बनाते हुए देखता है और फ्लेवर्स बनाते वक्त भानु हार्मफुल केमिकल्स वाले रंगों को बर्फ में मिक्स करता है और ये देखकर अभीर चौंक जाता है। अभीर को देख जाता है कि उन रंगों के पैकेट पर लिखा होता है हार्मफुल फॉर हेल्थ। हे भगवान, पापा इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं सभी की जिंदगियों के साथ। ये तो हार्मफुल केमिकल्स वाले फूड कलर्स हैं जिनका सेवन करने से तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, तभी अब मैं समझा कि गांव में जो सभी को फूड पॉइजनिंग हो रही है वो क्यों हो रही है। उन सभी को पापा का गोला खाने के कारण ही फूड पॉइजनिंग हुई है। मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। मैं पापा को यूं लोगों को बीमार करने नहीं दे सकता। सोच अभी सोच, कुछ तो सोच। अभीर तय करता है कि वो अब अपने पिता को सबक सिखा कर ही रहेगा। इसीलिए एक दिन वो भानु का गोला का ग्लास चुराकर घर ले आता है और उसे फर्श पर फैलाता है और खुद भी फर्श पर लेट जाता है और मरने की एक्टिंग करता है, जिससे भानु को ये लगना चाहिए कि उसके बेटे ने उसी के मिलावट वाले गोला का सेवन किया है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जब भानु घर आता है और अभीर को फर्श पर लेटा हुआ देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, मेरा बेटा, ये नहीं हो सकता। अभीर, अभीर, लगता है इसने गोला खा लिया। नहीं, मेरे बेटे की जान नहीं जा सकती। अभीर, 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 उठना बेटा। अभीर, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो ईश्वर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहाँ मैं एक ईमानदार गोला बेचने वाला था और कहाँ लालच में आकर मैंने एक लालची गोला वाला बन गया। भगवान जी, मेरे बेटे को फिर से ठीक कर दो। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। भगवान, मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मिलावट वाला गोला बेचना छोड़ दूंगा और पहले जैसे ईमानदारी से अपना काम करूंगा। भगवान। भानु दहाड़े मारते हुए रोता है और तभी अचानक से देखता है कि अभीर आंखें खोलता है और वो अपने पापा को सब बताता है कि उसने ये नाटक किया है। पापा, रोना बंद करो। ये सब एक नाटक था। आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि लालच में आकर आप कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपकी वजह से आधे गांव वासियों को फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। आपको पता है कि आपके मिलावट वाले गोले का सेवन करने से लोगों की जान खतरे में जाएगी। उसके बावजूद भी आपने तो सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचा, ना कि आपने ग्राहकों की जान के बारे में। आपने बहुत गलत किया है पापा, बहुत गलत। अभीर की बातें सुनकर भानु को एकदम से झटका लगता है और उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्या था वो और क्या हो गया है। लालच ने उसे कितना बुरा आदमी बना दिया है। भानु अपने बेटे अभीर को कस के गले लगाता है और रोते हुए कहता है, धन्यवाद आबिर बेटा। अगर आज तू मुझे नहीं समझाता तो न जाने मैं इस लालच के पीछे और कितने बड़े बड़े गुनाह कर बैठता। मैं वादा करता हूँ बेटा कि आज के बाद मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा और किसी भी मासूम की जान के साथ नहीं खेलूंगा। भानु खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को सरेंडर करता है और पुलिस उसे फूड कॉन्टैमिनेशन के केस में पूरे 1 साल तक जेल में कैद रखती है। 1 साल बाद वो और अभीर दोनों शहर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां भानु ईमानदारी से गोला बेचता है और पैसे कमाता है। सविता की 5 बेटियां होती हैं, राधा, जूही, दिशा, गौरी और पाखी। सभी की उम्र अब लगभग 20-22 की हो चुकी थी। उन सब में सबसे छोटी थी गौरी, जिसकी उम्र 18 साल की होती है। सविता ने लोगों के घर काम करके अपनी बेटियों को पाला पोसा। उसके पति मनीष को हमेशा से एक बेटा चाहिए था। 4 बेटियां होने के बाद उसने सविता को सख्त चेतावनी दे दी कि अगर 5वीं भी बेटी ही हुई तो वो उसे उसकी 5 बेटियों के साथ अपने घर और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। और वही हुआ। सविता ने गौरी को जन्म दिया और मनीष ने गुस्से में आकर उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। सविता की बेटियां खूब लगन से अपनी पढ़ाई कर रही होती हैं। चलो चलो गौरी, जैसे हम चारों के ग्रेजुएशन ईयर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, वैसे ही तुम्हारे भी 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं। इसीलिए खुद भी सही से पढ़ाई करो और हम चारों को भी करने दो। अगर कोई डाउट हो तो तुम हमें पूछ लेना।
ठीक है मेरी चारी माँ, जितनी चिक चिक माँ मुझ पर नहीं करती ना, उतनी आप चारों करती हो। पढ़ने बैठो आप चारों ही, मैं तो जा रही हूँ आंगन में पढ़ने। अरे अरे क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो तुम चारों मेरी गौरी को? माँ, ये हमें पढ़ने नहीं दे रही है। कभी कभी बीच में ही इसके मुंह से गाने का टेप शुरू हो जाता है, तो कभी बीच में ही ये नाचने लगती है। बहुत अतरंगी है ये, इसे कहो कि पढ़ ले वरना फेल हो जाएगी। दिशा, जूही, पाखी, राधा, जाने दो उसे, जब जैसे पढ़ना है वो पढ़ लेगी। अच्छा चलो, फिलहाल तो तुम पांचों हाथ मुंह धो लो, क्योंकि आज ढाबे पर बचा हुआ खाना था और वो भी पनीर पुलाव, इसीलिए मैंने तुम सबके लिए लाया है। ये पनीर पुलाव। सविता के खुद का एक छोटा सा ढाबा होता है। यहाँ एक तरफ सविता अपनी पांचों बेटियों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मनीष की दूसरी बीवी रमोला संग पैदा किया हुआ बेटा सोम पढ़ाई में बहुत कच्चा होता है और मनीष के कपड़ों की दुकान भी कुछ खास चल नहीं रही थी, इसीलिए उसे हर पल चिड़चिड़ महसूस होती। रमोला, तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं? अरे ये पढ़ाई में इतना कच्चा है, आगे जाकर क्या करेगा? पापा, पढ़ तो रहा हूँ, दिखाई नहीं देता क्या आपको? या मैग्नीफाइंग ग्लास लाकर दूं तभी दिखेगा। जुबान मत लड़ा। सही तो कह रहे हैं ना जी, पढ़ता ही रहता है और आप हो कि उसे अच्छा कहने की जगह हर वक्त बुरा ही बोलते रहते हो। हाँ? आए दिन गांव में सभी सविता के ढाबे पर ही खाना खाने जाते। सविता के ढाबे पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और वो अपने ढाबे के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध होती है। एक दिन जब मनीष अपने दोस्तों संग बात कर रहा होता है, तभी यार बहुत तेज भूख लगी है भाया, समझ ना आ रहा है कि कहूँ। अरे वो चौक के पास है ना, वो सविता का ढाबा, उसके हाथ का खाना खाएगा तो पागल हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी गया हुआ, ढाबा और खाना दोनों एकदम मस्त और जबरदस्त हैं। चलो फिर वहीं चलते हैं। ओह दोस्तों, मैं नहीं जाऊंगा कहीं पर। वो दरअसल घर में रमोला अकेली है, सोम भी कॉलेज गया है। रमोला की तबीयत खराब है 1-2 दिनों से, तो इसलिए मुझे जाना होगा। अरे ठीक है मनीष भाई, ध्यान रखियो रमोला भाभी का। मनीष को सविता की तरक्की से खूब जलन महसूस होती है। वो छुप छुप के उसे देखता है। इसे क्या लगा, ये खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ेगी और मैं इसे इतनी आसानी से उड़ने दूंगा? हरगिज नहीं। मैं इसका अब वो हश्र करूंगा जिससे ये और इसकी 5 होशियार बेटियां सड़क पर आ जाएं। मनीष रात में चुपके से सविता के ढाबे में घुसता है और वो उसके गैस स्टोव का बटन ऑन कर रख जाता है। सुबह जब वो गैस ऑन करके जाती है, तभी गैस ब्लास्ट हो जाता है और पूरा ढाबा जलने लगता है। सविता पीछे हट जाती है और अपना चेहरा ढकते हुए भागने लगती है, लेकिन वो भी उस आग में आधी जल जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ढाबा धू धू करके जलता है और जलकर राख हो जाता है। सविता की 5 बेटियां अपने एग्जाम्स मिस कर देती हैं और फेल हो जाती हैं। वहीं सोम जैसे तैसे पास हो जाता है। कुछ दिनों बाद सविता ठीक होकर घर आती है, लेकिन उसका आधा शरीर जल चुका था, जिस पर बैंडेज लगाई हुई थी। ये क्या हो गया माँ? आपकी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हमारी माँ निडर है, ताकतवर है। ये क्या, वो हर एक मुसीबत मात दे सकती हैं। क्यों माँ? पता नहीं कैसे वो गैस बटन ऑन रह गया। ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ है ये जो भी हुआ। तुम 5 की परीक्षा भी रह गई, सब मेरे कारण। अब मैं तुम लोगों को कैसे संभालूंगी बच्चों? ये तूने क्या कर लिया सविता? बस माँ बस, और कितना कोसोगी आप खुद को बेवजह, जबकि आपकी कोई गलती ही नहीं है। हाँ माँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो हम में से भी किसी के साथ हो सकता था। माँ, अब हम 5 बहनें मिलकर आपको संभालेंगे और आपको वो जिंदगी दिखाएंगे जिसकी आप हकदार हो। अपनी 5 बेटियों का प्यार और स्नेह देख सविता की आंखें नम हो जाती हैं। 5 बेटियां अपने अपने गुल्लक फोड़ती हैं और उनसे इकट्ठा हुए पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोलती हैं, जिसका नाम होता है 5 बहनों का ढाबा। वो 5 उसमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पहले दिन तो इतने ग्राहक नहीं आते, लेकिन दूसरे दिन से कई सारे ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं, जिससे 5 को और हिम्मत मिलती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। 5 बहनें एक साथ ढाबे का काम संभालती हैं। दीदी, मैं जा रही हूँ माँ के पास, उनकी दवाइयों का समय हो गया है।
ठीक है, संभल कर जाना गौरी। अच्छा पाखी, जरा दाल को संभाल और गैस को धीमी आंच पर कर, हाँ, वरना चावल जल जाएंगे। राधा, ये देखो, मैंने बेसन का मसाला तैयार कर दिया है। मैं जल्दी से पकौड़े तलती हूँ। टेबल नंबर 3 के कस्टमर को पकौड़े वाली कड़ी खानी है। तुम बस इसमें दही और नमक की मात्रा चेक कर लेना एक बार। ठीक है जूही। दिशा, ये मसाला डोसा टेबल नंबर 2 और ये पाव भाजी टेबल नंबर 4 पर देकर आओ। एक मिनट, पाव भाजी में पाव पर मक्खन लगाना तो भूल ही गई। कस्टमर की डिमांड है, ये ले मक्खन की टिकिया। ठीक है पाखी। इस तरह पांचों बहनें मल्टीटास्किंग करती हैं। ग्राहकों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है और पूरे दिन में उनकी खूब कमाई होने लगती है। अरे क्या लज्जतदार खाना बनाया है, ओहो मजा ही आ गया। मैं अपने घर वालों से दूर रहता हूँ, लेकिन आप पांचों बहनों के ढाबे पर आकर ऐसा लगता है जैसे घर का ही खाना खा रहा हूँ। शुक्रिया इस सुंदर एहसास के लिए। भाई ये पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट है कि मैं क्या बताऊं। मुझे तो ये पाव भाजी के 5 प्लेट और दे दो पार्सल करके। आपका मक्खन भी बड़ा ही कमाल का है भाई, कहाँ से लाए हैं ये? जी हमने इसे घर पर ही बनाया है। अरे वो वाह 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 जी वाह। पांचों ढाबे के काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही होती हैं। मनीष का बेटा सोम अपनी माँ रमोला के साथ शहर चला जाता है और सेटल हो जाता है। वहीं वो दोनों जानबूझकर मनीष को गांव में अकेला छोड़ देते हैं। मनीष अब बूढ़ा हो चुका था, जिस कारण वो कुछ काम भी नहीं कर पाता। वक्त पर किराया ना भरने के कारण उसका घर मालिक उसे घर से भी निकाल देता है। मनीष दर दर भटक कर अपनी पांचों बेटियों के ढाबे पर ही आता है और उनसे माफी मांगता है। बेटियों, मुझे माफ कर दो। मैं कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। एक मैं अपने ही घर की लक्ष्मी तुम्हारी माँ सविता को घर से बाहर निकालकर जीवन भर की भूल कर दी। और तो और आज तुम्हारी माँ बिस्तर पर है तो उसका कारण भी मैं ही हूँ। मैंने ही ढाबे में जाकर गैस ऑन कर दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी तो आपको जिंदगी पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं गुनाह किया है। बस अब बहुत हो गया आपका। अब हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। पहले आपने माँ को धोखा देकर उनकी आत्मा को जलाया और फिर इतने सालों बाद उनके सपनों को। आज आपकी वजह से हमारी माँ अभी तक ठीक नहीं हुई है। आपको तो हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। पांचों बेटियां पुलिस को बुलाती हैं और पुलिस मनीष को गिरफ्तार करके ले जाती है। पांचों बड़े होकर खूब पैसा कमाते हैं और शहर में एक बहुत बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलते हैं, जिसका नाम सविता होता है। सविता अपनी जिंदगी का आखिरी पड़ाव अपनी बेटियों के साथ एक बड़े बंगले में चैन से रहकर गुजारती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।